दोस्तों, आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं उस महायुद्ध पर जिसने आधी से ज्यादा धरती को हिलाकर रख दिया है। और इस भयंकर आग के बीच अगर कोई एक शक्ति पूरी दुनिया का खेल बदल रही है तो वो है हमारा अपना हिंदुस्तान। आज मैं आपको वो कड़वी और रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आपने मुख्यधारा के मीडिया में कहीं नहीं सुनी होगी। क्योंकि जब अमेरिका और इजराइल का ईरान से महासंग्राम छिड़ा हुआ है और उधर तालिबान तथा पाकिस्तान के बीच आर पार की लड़ाई हो रही है, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी चाल चली है जिसने बड़े बड़े महाशक्तियों के होश उड़ा दिए हैं। पीएम मोदी ने इजराइल के उस ऐतिहासिक और बेहद गोपनीय दौरे के ठीक 48 घंटे बाद ही ईरान पर यह महाविनाश क्यों शुरू होता है। क्या आपने कभी सोचा कि यह महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कूटनीतिक बिसात बिछाई गई थी। पाकिस्तान और तालिबान के बीच चल रहे इस खूनी संघर्ष में मोदी ने इजराइल को ऐसा क्या गुप्त संदेश दिया कि तालिबान के लड़ाके भी गदगद हो गए। और अब तो खबरें यह भी आ रही हैं कि अफगानिस्तान को इजराइल की तरफ से बड़ी मदद मिलने वाली है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है दो ऐसे बयानों से जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खलबली मचा दी है। इजराइल की संसद में खड़े होकर बेंजामिन नेतन्याहू ने दहाड़ते हुए कहा कि हम अफगानिस्तान की हर संभव मदद करेंगे क्योंकि भारत ने हमसे ऐसा करने का आग्रह किया है। यह कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि इस बयान के जरिए इजराइल ने बिना किसी लाग लपेट के सीधा संकेत दे दिया कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं है। और इसके तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सीना ठोक कर दिया गया। बयान आता है जिसमें उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। हम इजराइल के दर्द को महसूस करते हैं और भारत पूरी मजबूती और अटूट विश्वास के साथ इजराइल के साथ खड़ा है। मोदी जी ने इजराइल की संसद की दहलीज पर खड़े होकर जो सिग्नल पूरी दुनिया को दिया, उसका सीधा अर्थ था कि अब ईरान की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। और हैरानी की बात यह है कि ये दोनों बयान बहुत छोटे थे, लेकिन इनका असर किसी परमाणु धमाके से कम नहीं था। अगर हम इस महासंग्राम के ठीक 48 घंटे पहले के हालात देखें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे भारत पूरी दुनिया की बिसात को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। तारीख थी 25 और 26 फरवरी, जब भारत के प्रधानमंत्री इजराइल की धरती पर कदम रखते हैं। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि यह वो समय था जब अमेरिका के सबसे घातक युद्धपोत मध्य पूर्व के समुद्र में अपनी स्थिति मजबूत कर चुके थे। हवा में बारूद की गंध फैली थी और सबको पता था कि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। रूस और चीन जैसी महाशक्तियां भी इस दहकती आग में हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थीं। लेकिन तभी हमारा नया भारत वैश्विक नेतृत्व की कमान संभालता है और पीएम मोदी सीधे नेतन्याहू की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। वहां जो पर्दे के पीछे का खेल यानी पिछले दरवाजे की कूटनीति शुरू हुई, उसने ईरान तक एक कड़ा और अंतिम संदेश पहुंचा दिया। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसके इजराइल और अमेरिका से तो प्रगाढ़ संबंध हैं ही, साथ ही रूस और ईरान के साथ भी ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। अंदरूनी सूत्रों से जो खबरें छन कर आ रही हैं, उनके अनुसार पीएम मोदी ने ईरान को आखिरी चेतावनी देते हुए साफ कह दिया था कि अब भी समय है, अपनी सीमाओं में रहो वरना विनाश निश्चित है। लेकिन ईरान अपने अहंकार में डूबा हुआ था और उसने भारत की इस सुनहरी पेशकश को ठुकरा दिया। उसे लगा कि वह अकेले ही अमेरिका और इजराइल के गठबंधन को झेल लेगा। जैसे ही मोदी जी का विमान दिल्ली की सरजमी पर उतरता है, वैसे ही इजराइल और अमेरिका अपने सबसे विनाशकारी अभियान का बटन दबा देते हैं और आसमान से आग बरसने लगती है। भारत ने अपनी मित्रता का धर्म निभाया, लेकिन ईरान ने अपने ही खोदे गड्ढे में गिरना पसंद किया। अब सवाल यह है कि इस युद्ध के बाद मोदी क्या कर रहे हैं। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हलचल इतनी तेज है कि सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठकें लगातार चल रही हैं। पश्चिम एशिया के हर पल की खबर ली जा रही है और ईरान को इस युद्ध में जो कीमत चुकानी पड़ी है, उसकी कल्पना उसने कभी नहीं की होगी। ईरान के सर्वोच्च नेता का पूरी तरह सफाया हो चुका है और भारत इस बदलती स्थिति पर गिद्ध जैसी पैनी नजर रखे हुए है। रविवार की रात को हुई उच्च स्तरीय बैठक में ऑपरेशन रोरिंग लायन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद के हालात पर चर्चा की गई। सरकार का सबसे बड़ा मकसद यह है कि दुनिया चाहे किसी भी संकट में हो, लेकिन हमारा एक भी भारतीय नागरिक असुरक्षित नहीं रहना चाहिए। वहां फंसे हजारों छात्रों और कामगारों की सुरक्षा के लिए सभी दूतावासों को 24 घंटे सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। इस बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी मौजूद रहे, जो भारत की सुरक्षा की दीवार बनकर खड़े हैं। इस वक्त मध्य पूर्व का हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद हो चुका है और भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव रास्ता तलाश रहा है। उधर ईरान अब होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की धमकियां दे रहा है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि वहीं से दुनिया का तेल गुजरता है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने भी आग में घी डालने का काम किया है। और इसी बीच पीएम मोदी ने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं से फोन पर लंबी बात की है। यूएई पर ईरान के हमलों की भारत ने कड़े शब्दों में निंदा की है।
और साफ कर दिया है कि हम अपने दोस्तों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ईरान अब भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान की तारीफ करके अपनी हताशा दिखा रहा है, लेकिन भारत की कूटनीति अब राष्ट्र सर्वोपरि की नीति पर चलती है, जहां न कोई दबाव काम करता है और न ही कोई पुरानी दुहाई। अब पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे एक तरफ इजराइल और अमेरिका हैं, तो दूसरी तरफ ईरान, और इन सब के बीच में खड़ा है भारत, जो अपने 9 लाख नागरिकों की रक्षा भी कर रहा है और दुनिया को शांति का मार्ग भी दिखा रहा है। यह नए भारत की वो ताकत है जिससे अब कोई टकराने की हिम्मत नहीं करता, और हमारी विदेश नीति ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब वैश्विक राजनीति का असली ध्रुव बन चुका है, जो किसी के सामने नहीं झुकता बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाता है। इन्हीं घटनाक्रमों के बीच अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या खाड़ी देशों में छिड़ी यह जंग एक तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले लेगी, क्योंकि जिस तरह से ईरान के अंदरूनी ठिकानों पर पिन पॉइंट स्ट्राइक की गई है, उसने यह साफ कर दिया है कि अब केवल शब्दों की मर्यादा से काम नहीं चलने वाला है। इजराइल ने अपनी वायुसेना के सबसे घातक बेड़े को तैनात कर दिया है और अमेरिका के जासूसी विमान लगातार तेहरान की सीमाओं पर मंडरा रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अगुवाई में एक विशेष टीम 24 घंटे मध्य पूर्व के देशों के साथ संपर्क में है, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में हमारे नौसेना के जहाजों को भारतीयों के रेस्क्यू के लिए तुरंत रवाना किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत की नीति तटस्थ जरूर है, लेकिन हम अन्याय और आतंक के सामने मूक दर्शक बनकर नहीं बैठेंगे। दूसरी ओर पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त उस जलते हुए घर जैसी हो गई है जिसका कोई रखवाला नहीं है, क्योंकि एक तरफ ईरान के पतन के बाद पाकिस्तान को अपना वो पुराना साथी खोता हुआ दिख रहा है जो उसे भारत के खिलाफ ऑक्सीजन देता था, तो दूसरी तरफ तालिबान के लड़ाके अब डूरंड लाइन को पार करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं। भारत ने इजराइल के माध्यम से अफगानिस्तान को जो मानवीय और रणनीतिक मदद पहुंचाने का रास्ता साफ किया है, उसने पाकिस्तान के सैन्य जनरलों की रातों की नींद हराम कर दी है। रावलपिंडी के जीएचक्यू में इस वक्त मातम जैसा माहौल है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अफगानिस्तान को इजराइल जैसी तकनीक और भारत जैसा समर्थन मिल गया तो पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा कभी शांत नहीं रहेगी और अंदरूनी विद्रोह उन्हें पूरी तरह से तोड़कर रख देगा। ईरान के भीतर से आ रही खबरें और भी ज्यादा डरावनी हैं, क्योंकि वहां के आम नागरिक अब सड़कों पर उतर आए हैं और शासन के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़क चुकी है। अमेरिका का मानना है कि यह ईरानियों के लिए अपने देश को कट्टरपंथ के चंगुल से छुड़ाने का सबसे सुनहरा मौका है, और इजराइल की सेना ने भी संकेत दिए हैं कि उनका मकसद सिर्फ सैन्य ठिकानों को तबाह करना है, न कि आम जनता को नुकसान पहुंचाना। लेकिन इसी बीच चीन की चुप्पी बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि ड्रैगन हमेशा संकट के समय किनारे बैठकर तमाशा देखता है और अंत में अपना फायदा ढूंढता है। मगर भारत ने इस बार चीन की चाल को भी नाकाम कर दिया है, क्योंकि मोदी सरकार ने खाड़ी के देशों जैसे सऊदी अरब और यूएई के साथ मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है जिसमें चीन की दखलंदाजी की कोई जगह नहीं बची है। इधर दिल्ली के सत्ता गलियारों में विदेश मंत्रालय के अधिकारी लगातार विदेशी राजदूतों के साथ बैठकें कर रहे हैं और भारत का पक्ष मजबूती से रखा जा रहा है कि हम किसी भी देश की संप्रभुता के उल्लंघन के खिलाफ हैं, लेकिन आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं। यह एक बहुत ही बारीक कूटनीतिक संतुलन है जिसे दुनिया के बहुत कम नेता साध पाते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर मोदी को अपना सबसे भरोसेमंद मित्र बताते हुए कहा है कि इस कठिन समय में भारत ने जो संयम और नेतृत्व दिखाया है वह काबिले तारीफ है। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं रहा, बल्कि वह दुनिया की राजनीतिक दिशा तय करने वाला कंपास बन गया है, जिसकी सुई जिधर घूमती है पूरी दुनिया उधर ही देखने को मजबूर हो जाती है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या ईरान अब सरेंडर करेगा या फिर अपनी बची कुची ताकत के साथ एक आखिरी आत्मघाती हमला करेगा, क्योंकि अगर हॉर्मुज की खाड़ी को बंद किया गया तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। भारत ने इसके लिए पहले ही अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फुल कर लिया है ताकि देश की जनता पर बोझ न पड़े। यह मोदी सरकार की दूरदर्शिता ही है कि उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले ही ऊर्जा सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए थे। आज हर हिंदुस्तानी गर्व से कह सकता है कि उसका देश न केवल सुरक्षित है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े विवादों को सुलझाने की ताकत भी रखता है। और आने वाले कुछ घंटे इस महासंग्राम का अंतिम फैसला कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया का नक्शा और भविष्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। इस महासंग्राम के बीच अब जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है वह है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का चरमरा जाना, क्योंकि ईरान ने अपनी हार को करीब देखते हुए अब समुद्र के उस संकरे रास्ते को निशाना बनाने की ठानी है जिसे दुनिया हार्मुज जलडम भूमध्य के नाम से जानती है। और अगर यहां एक भी व्यापारिक जहाज पर हमला होता है तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे भारत समेत हर विकासशील देश की कमर टूट सकती है।
लेकिन मोदी सरकार ने इस खतरे को भांपते हुए महीनों पहले ही अपने रणनीतिक तेल भंडारों को पूरी क्षमता से भर लिया था, ताकि देश के आम नागरिक की जेब पर इस युद्ध की एक भी बूंद का असर न पड़े। भारत की यह दूरगामी सोच ही उसे आज दुनिया की अन्य महाशक्तियों से अलग खड़ा करती है, क्योंकि जहां बाकी देश केवल युद्ध की रणनीति बना रहे थे, वहीं भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने नागरिकों के भविष्य को सुरक्षित करने की बिसात बिछा चुका था। उधर पाकिस्तान के भीतर इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका है कि भारत और इजरायल की यह नई जुगलबंदी उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है। तालिबान ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाकों में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि पाकिस्तानी सेना अब अपने ही कैंपों में कैद होकर रह गई है। भारत ने जिस तरह से अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के नाम पर इजरायल के जरिए तकनीकी और रणनीतिक सहयोग दिलाने का रास्ता तैयार किया है, उसने पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। अब पाकिस्तान न तो चीन से मदद मांग पा रहा है और न ही अमेरिका उसकी सुनने को तैयार है, क्योंकि वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों को भी अब यह एहसास हो गया है कि दक्षिण एशिया में शांति का इकलौता रास्ता सिर्फ भारत के साथ चलने में ही है। ईरान की धरती से आ रही ताजा तस्वीरों में तबाही के मंजर के साथ साथ एक बड़े विद्रोह की आहट साफ सुनी जा सकती है, क्योंकि वहां की युवा पीढ़ी अब उस कट्टरपंथी शासन के खिलाफ खड़ी हो गई है जिसने उन्हें दशकों से अंधेरे में रखा था। अमेरिका और इजरायल के हमले केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे उस विचारधारा पर चोट कर रहे हैं जो पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा बनी हुई थी। भारत ने इस नाजुक मोड़ पर जो संयम दिखाया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ हम इजरायल के अटूट मित्र हैं, तो दूसरी तरफ हमने ईरान की जनता के प्रति अपनी सहानुभूति भी बनाए रखी है। मोदी जी की यही बैलेंसिंग एक्ट वाली कूटनीति है जिसने दुनिया के बड़े बड़े डिप्लोमेट्स को हैरान कर दिया है कि कैसे कोई देश दो धुर विरोधियों के बीच रहकर भी अपना राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रख सकता है। चीन की चुप्पी अब धीरे धीरे बेचैनी में बदल रही है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मध्य पूर्व की इस आग में अमेरिका उलझ कर रह जाएगा और उसे ताइवान पर कब्जा करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन भारत ने क्वाड देशों और खाड़ी के अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार करना बीजिंग के लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ संदेश दे दिया है कि एशिया की सुरक्षा का जिम्मा अब सिर्फ उन ताकतों के हाथ में रहेगा जो लोकतंत्र और वैश्विक शांति में विश्वास रखती हैं। भारत का यह बढ़ता कद ही है कि आज रूस जैसा महाबली भी किसी भी बड़े फैसले से पहले दिल्ली की तरफ देखता है और यह सुनिश्चित करता है कि कहीं उसके कदमों से भारत के हितों को ठेस तो नहीं पहुंच रही है, जो इस बात का सबूत है कि नया भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं बल्कि खुद एक धुरी बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे भावुक और गौरवशाली पहलू वह है जब दुनिया के सबसे खतरनाक वॉर जोन से तिरंगा झंडा लगी बसें और गाड़ियां सुरक्षित निकलती हैं और कोई भी लड़ाका उन पर गोली चलाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि इस झंडे के पीछे नरेंद्र मोदी की वो ताकत खड़ी है जो किसी भी गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत के विदेश मंत्रालय ने हेल्पलाइन नंबरों के जरिए एक एक भारतीय की लोकेशन ट्रैक कर ली है और वायुसेना के विमान स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।